गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम वान डेर वाल्स समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। वान डेर वाल्स ने गैस के अनुगतिक सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं, जैसे पहली अवधारणा कि किसी गैस के अणु का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, और दूसरी अवधारणा गैस या अणु में परस्पर कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता। इन दोनों अवधारणाओं में संशोधन कर 1873 में वान डेर वाल्स ने आदर्श गैस समीकरण PV = nRT में कुछ संशोधन कर एक नया समीकरण उत्पन्न किया जो वास्तविक गैसों के लिए भी लागू किया जा सकता है। तो माना कि आदर्श गैस के n मोल Pi दाब एवं T ताप पर V आयतन घेरते हैं, तो आदर्श गैस समीकरण जो होगी वो होगी PiVi = nRT। वान डेर वाल्स ने अंतराण्विक आकर्षण के लिए इस समीकरण में दाब संशोधन तथा अणु के आयतन के लिए आयतन संशोधन करके समीकरण उत्पन्न की। माना कि वास्तविक गैस के n मोल P दाब एवं T ताप पर V आयतन घेरते हैं, तो वास्तविक गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण में आयतन एवं दाब संशोधन करके समीकरण उत्पन्न की। सबसे पहले बात करते हैं आयतन संशोधन की, वॉल्यूम करेक्शन। तो जो आदर्श गैस समीकरण थी उसमें दाब में और आयतन में संशोधन किया गया और नई समीकरण उत्पन्न की गई। तो सबसे पहले आयतन संशोधन। माना कि एक मोल गैस का कुल आयतन V है। चूंकि गैस के अणु का आयतन नगण्य नहीं है, अतः गैस के अणु के विचरण का स्थान V न होकर इससे कुछ कम होता है। वान डेर वाल्स ने सुझाव दिया कि आयतन V में से एक संशोधित राशि, जिसको B से प्रदर्शित किया है, संशोधित राशि B को घटाकर आदर्श आयतन प्राप्त किया जा सकता है। इस संशोधन राशि B को अवरोध आयतन कहते हैं। ये जो एक संशोधित राशि जिसको B के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, इसको अवरोध आयतन कहते हैं। यदि V अणु के स्वतंत्र विचरण के लिए आयतन हो, तो आदर्श आयतन का मान होगा Vi = V - B। तो यहाँ Vi जो है अणु के स्वतंत्र विचरण के लिए आयतन है, और जो V है वो एक मोल गैस का कुल आयतन है। तो यहाँ Vi = हो जाएगा V - B। यहाँ B जो है अवरोध आयतन है। तो इस प्रकार आदर्श गैस समीकरण जो है अपनी PV = nRT, PiVi = nRT में जो Vi है उसकी वैल्यू हो जाएगी V - B। इसके बाद में दूसरा संशोधन है, वो है दाब में संशोधन, प्रेशर करेक्शन। ये संशोधन अंतराण्विक आकर्षण बलों के कारण किया जाता है। आदर्श गैस में अणु के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, परंतु वास्तविक गैसों में अणु के मध्य आकर्षण बल होता है, और जब गैस का दाब अधिक होता है तब ये अधिक प्रभावशाली होता है। अर्थात जब
गैस के अणु पर दाब अधिक होता है, दाब उच्च होता है, उस समय अंतर आणविक आकर्षण बल ज़्यादा होता है। आपको एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में एक पात्र में गैस के अणु है। इसमें आपको दो अणु पे विचार करना है। एक अणु ए है जो पात्र के बीचों बीच है, और दूसरा अणु है बी, वो पात्र की दीवार पे है। तो पात्र के मध्य में जो स्थित गैस का अणु है ए, वह अपने चारों तरफ निकटवर्तीय अणुओं द्वारा समान रूप से आकर्षित होता है। ये आकर्षण बल एक दूसरे से प्रभावित कर देते हैं। तो जो ए अणु है वो पात्र के मध्य में है, तो चारों तरफ से इस पे जो बल लग रहे हैं वो एक दूसरे को प्रभावित कर देते हैं और अणु पर कोई परिणामी बल नहीं लगता। लेकिन पात्र की दीवार से टकराने जा रहे अणु बी के, ये जो अणु बी है जो पात्र की दीवार से टकरा रहा है, अणु बी के पीछे अणुओं की संख्या अधिक है। इधर बी के पीछे अणु की संख्या अधिक है। इस अणु पर असममित आकर्षण बल लगता है, जिससे अणु पात्र के मध्य की तरफ खिंचाव अनुभव करता है। इधर ये अणु ज़्यादा खिंचाव अनुभव करता है, इस कारण वह पात्र की दीवार से कम संवेग से टकराएगा। इधर से ज़्यादा आकर्षित होने से ये जो अणु जाके पात्र की दीवार से टकराएगा वो कम संवेग से टकराएगा। इस कारण गैस का दाब P आदर्श गैस के अपेक्षित दाब Pi से P मात्रा से कम होगा। अतः मान लीजिए Pi आदर्श गैस का दाब है, तो जो वास्तविक दाब होगा P, वो P होगा P = Pi माइनस P, या Pi = P प्लस P। ये समीकरण अपने को नंबर 2 प्राप्त होती है। पात्र की दीवार से टकराने जा रहे किसी अणु पर आकर्षण बल इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या अर्थात गैस के घनत्व के समानुपाती होता है। तो P समानुपाती d²। यदि n मोल गैस का आयतन B हो तो P समानुपाती n/V होल ट्वाइस 2, या P = A n²/V²। यहाँ जो A है वो एक स्थिरांक है और ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ जो ये एक संशोधित दाब है P, इसकी वैल्यू अपने को प्राप्त हो रही है समीकरण 2 में। इसका मान रखने पर तो ये P की वैल्यू प्राप्त हुई P = A n²/V²। तो दाब संशोधन जो होगा समीकरण 2 में रखने पर Pi = P प्लस, यहाँ से ये P का मान रख गया A n²/V²। इस प्रकार अपने को ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त होती है। तो जो समीकरण नंबर थी अपनी PiVi = nRT में Pi का मान समीकरण 2 से और Vi का मान समीकरण 1 से रखने पर आदर्श गैस समीकरण जो अपनी है PiVi = nRT में संशोधित जो दाब है उसका मान रखने पर और जो संशोधित आयतन है उसका मान रखने पर अपने को जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी P + A n²/V² कोष्ठक V माइनस NB = nRT। तो यहाँ पे ये दाब संशोधन और यहाँ पे ये
दाब संशोधन और यहाँ पे आयतन संशोधन का मान रखने पर जो आदर्श गैस समीकरण थी उसमें संशोधन होने पर वान डेर वाल ने ये एक नई समीकरण प्राप्त की। इस समीकरण नंबर 4 को वान डेर वाल समीकरण कहते हैं। यह n मोल गैस के लिए वान डेर वाल समीकरण है। ये वान डेर वाल समीकरण प्राप्त होती है। इस समीकरण में जो a और जो b है वो वान डेर वाल स्थिरांक कहलाते हैं। और अगर 1 मोल गैस के लिए बात करें तो n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये समीकरण इस रूप में आ जाएगी p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर कोष्टक v माइनस b बराबर आर टी। ये 1 मोल गैस के लिए वान डेर वाल समीकरण प्राप्त होती है। अब जो वान डेर वाल समीकरण में दो नए स्थिरांक आए हैं a और b, जिनको वान डेर वाल स्थिरांक कहते हैं, उन वान डेर वाल स्थिरांक की यूनिट्स क्या होगी, इकाइयाँ क्या होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दाब संशोधन में। दाब संशोधन अपना प्राप्त हो रहा था p इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। इसमें a का मान ज्ञात करना है तो a इक्वल टू हो जाएगा p इंटू वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ p दाब है, v आयतन का स्क्वायर हो गया और n है मोल स्क्वायर। वायुमंडल, दाब को वायुमंडल में, आयतन को लीटर में और मोल को मोल में। तो ये इनको इकाइयों के रूप में व्यक्त कर दिया। तो जो स्थिरांक a है उसकी इकाई हो गई वायुमंडल लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर। ये a की इकाई हो गई। बात करते हैं b की इकाई की। आयतन संशोधन अपना प्राप्त होता है v इक्वल टू एन बी। तो b इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन n, आयतन अपॉन मोल। तो इसका जो यूनिट होगा लीटर मोल इनवर्स होगा। इसी प्रकार अपन एसआई पद्धति में भी इनके मात्रक देख सकते हैं। एसआई पद्धति में एक का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर की पावर 4 मोल इनवर्स 2। इस प्रकार बी का हो जाएगा मीटर क्यूब मोल इनवर्स। इस प्रकार अपने को ये वान डेर वाल समीकरण प्राप्त होती है और इसमें जो दो नए स्थिरांक आते हैं उनके मात्रक प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि वान डेर वाल समीकरण की कुछ कमियां। वान डेर वाल समीकरण आदर्श गैस समीकरण की तुलना में वास्तविक गैसों के आचरण की व्याख्या अच्छी तरह करता है, किंतु जब प्रायोगिक आंकड़ों को इस समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं तो मात्रात्मक तालमेल नहीं बैठता, अर्थात कुछ अंतर आता है। अतः इस समीकरण की सीमित उपयोगिता है तथा इसकी कुछ कमियां है। सबसे पहले कमी की बात करें तो पहली कमी है कि जो वान डेर वाल समीकरण में स्थिरांक आए हैं a और b, ये दोनों स्थिरांक ताप में परिवर्तन के साथ बदलते हैं, अर्थात इनका मान ताप पे निर्भर करता है। जैसे उदाहरणतः CO2 के लिए 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच यदि b को स्थिर मान लिया जाए तो a का मान 5 गुना कम हो जाता है। इसी प्रकार यदि a को स्थिर मान लिया जाए तो इस ताप पर b का मान लगभग 5 गुना बढ़ जाता है, अर्थात ये दोनों स्थिरांक ताप पे डिपेंड है। दूसरी कमी, दाब में वृद्धि के साथ p का मान बढ़ता है, तो ये स्थिरांक ताप पे भी डिपेंड है, इसके साथ साथ जो स्थिरांक b है वो दाब पे भी डिपेंड करता है। तीसरा, वान डेर वाल समीकरण के अनुसार सभी गैसों के लिए RTC अपॉन PC VC का मान स्थिर होना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। चौथी कमी देखिए, वान डेर वाल समीकरण से सभी गैसों के लिए VC अपॉन B का मान 3 होना चाहिए, परंतु आर्गन के लिए इसका मान 1.41 और हाइड्रोजन के लिए 2.80 तथा CO2 के लिए 1.86 प्राप्त
होता है। पांचवी कमी, वान डेर वाल समीकरण के अनुसार समतापी वक्र सभी तापों पर सतत होनी चाहिए, परंतु क्रांतिक ताप के नीचे प्रायोगिक समतापी वक्र असतत होते हैं। कंटिन्यूस होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए समतापी वक्र सभी तापों पे, लेकिन क्रांतिक ताप के नीचे ये जो समतापी वक्र है वो असंगत होते हैं। इस प्रकार वान डेर वाल समीकरण वास्तविक गैस के आचरण को समझाने के लिए सफल रही, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रह गई।